मेरे जेठ हर रात नौकरानी की मसाज करता। नौकरानी कमरे से निकलती तो लंबी अंगड़ाइयाँ लेती और काम पर लग जाती। मैं सोच सोच कर हैरान होती। एक दिन मैंने सोचा मैं भी जेठ से मसाज करवा कर देखती हूँ जेठ कैसे मसाज करता है। नौकरानी के कपड़े पहने और जेठ के कमरे में जाकर सफाई करने लगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात जेठ ने, मैं बीमार थी इसलिए पति कहने लगे, तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं जो घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी सेवा भी कर सके। मैं ससुराल में अकेली रहती थी। सास ससुर जिंदा नहीं थे, सिर्फ एक जेठ था जो कॉलेज चला जाता था, जबकि मेरा पति अपने ऑफिस चला जाता था। ऐसे में घर में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था। इसीलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और उनसे कहा कि आप ही कोई अच्छी नौकरानी की तलाश करके ले आए। मैं तो आस पड़ोस हौस के लोगों को इतना जानती नहीं हूँ। वैसे भी मैं अपने घर से कभी बाहर ज्यादा निकलती नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ था। मैं तो हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, क्योंकि पति और जेठ खुद ही नाश्ता करते थे और अपने अपने बर्तन धोकर चले जाते थे और फिर रात के खाने पर ही आते थे। मेरा जो भी खाने को दिल करता था वह मैं ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे में घर के काम नहीं होते थे। मगर मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वह बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते रहते थे। हमारी पसंद की शादी नहीं थी, मगर मेरा पति मुझ पर जान चिपकता था क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती और अदाएं देखकर मेरा दीवाना था और वह चाहता था कि मेरे पैर जमीन पर भी ना उतरे। अब तो वैसे भी मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने अपने पति को यह खुशखबरी बहुत जल्द सुना दी, इसलिए वह मुझसे और भी ज़्यादा खुश था। ऐसे में वह मेरे खूब नखरे उठा रहा था, इसलिए मेरे पति ने अगले दिन ही नौकरानी को रख लिया। नौकरानी का नाम माही था। वह हमारे घर आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, नौकरानी बनने के काबिल ना थी। मैं सोच रही थी उसे नौकरानी बनने की क्या ज़रूरत। यही बात मैंने उससे पूछी तो वह बात को टाल मटोल कर गई और फौरन मुंह फाड़ देकर कहने लगी, मालकिन आप मुझे पैसे कितने देंगी। आते ही नौकरानी ने मुंह फाड़कर अपने पैसों के बारे में पूछ लिया और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे पैसे चाहिए थे, इसलिए तो नौकरानी बनने पर मजबूर हो गई। इसने जिस तरह मुंह फाड़कर पैसों का पूछा था, मैंने भी वैसे ही जवाब दिया और कहा कि अगर तुम रात दिन यहाँ रह जाओ तो मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगी जितनी तुम मांगोगी। दरअसल मैं चाहती थी कि वह रात दिन मेरे साथ रहे, दिन में काम कर ले और रात को मेरी टांगें दबा दे। यह सुनकर इसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली और उसका दुपट्टा नीचे सरक गया। मैं इसका जिस्म देखकर भी हैरान रह गई। वह तो मुझे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी तरह नखरेली भी थी। तभी तो कहने लगी, ठीक है मालकिन, आपके पास रात दिन रह लूँगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। आजकल के लोगों के बड़े नखरे होते हैं। वह रात को काम करने पर तैयार ही नहीं होते थे, लेकिन इसने पैसे बताए तो मैं चौंक गई। इसने अपनी औकात से ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। मैं इनकार करने लगी थी क्योंकि इतने पैसे शायद मेरा पति देने पर तैयार ना होता। लेकिन फिर मैंने यह सोचकर रख लिया कि रात को जब मेरा पति अच्छे मूड में होगा उससे यह बात मनवा लूंगी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मुझ पर इसकी जान बसती थी। इसीलिए मैंने नौकरानी से कहा, ठीक है इतने पैसे दे दूंगी, मगर तुम्हें काम तो सारे आते हैं ना। मेरी बात सुनकर उसने सर से दुपट्टा हटाया और सर खुजाने लगी। मैंने उसके बालों की तरफ देखा। उसकी छोटी इतनी लंबी थी कि मेरे होश उड़ गए। इसकी बालों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं मदहोश होने लगी। वह बोली, मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ और खाना तो ऐसे बनाती हूँ कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगी। ये सुनकर मैंने अपने दिल में कहा, कमबख्त इतनी खूबसूरत भी है और काम भी सारा आता है। खैर वह तो बाद में पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे फौरन रख लिया और जल्दी से 3-4 काम बता दिए और मैं अपने कमरे में आराम से लेटकर नाटक देखने लगी। ये नाटक मेरा फेवरेट था, इसीलिए मैं इसमें इतनी मग्न हो गई कि पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैं टाइम देखा तो याद आया कि मेरे पति ऑफिस से आने वाले होंगे। मैं फौरन वॉशरूम गई, नहाई और तैयार हो गई। मैंने नया सूट पहनकर बाल बनाए और बाहर आ गई। अभी मेरे पति नहीं आए थे, मगर जेठ आ चुका था। मैं किचन में गई तो हक्की बक्की रह गई। नौकरानी मुझसे भी ज्यादा जबरदस्त पकौड़े बना रही थी और मेरा जेठ चाय पी रहा था। मैंने जेठ से कहा, यह हमारी नई नौकरानी है, आज से हमारे साथ दिन रात यही रहेगी। मेरे जेठ ने सर हिला दिया और पकौड़े खाने लगा। शायद उसे नौकरानी से ज्यादा पकौड़े में दिलचस्पी थी। मैंने देखा कि नौकरानी किचन में मालिक की तरफ भागकर काम कर रही थी,
या मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे गुस्से से कहा, चाय के साथ पकोड़े बनाने को किसने कहा? ये सुनकर नौकरानी ने मेरी तरफ चेहरा किया और कहने लगी, मेरा अपना दिल चाह रहा था कि शाम की चाय के साथ कुछ छटपटा हो जाए, इसीलिए मैंने बना दिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो अपनी पसंद बता दें, मैं आपको वही बना दूंगी। मैं अभी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से मेरे पति आ गए और मेरे कंधे पर बाजू रखकर कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी को पकोड़े से ज्यादा प्यार है। ये सुनकर मैं उसे घूरी, आज तुम किचन में कैसे आ गई? ये सुनकर मेरे पति कहने लगा, मैं तुम्हें ढूंढते हुए किचन में आया था, मगर किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं सीधा किचन चला आया। ये कहकर मेरे पति ने एक पकौड़ा अपने मुंह में डाल दिया और उसे खाने लगे। मैंने उसे फौरन रोक दिया कि तुमने हाथ तो धोए ही नहीं। ये सुनकर उसे भी एहसास हुआ और हम दोनों किचन से बाहर चले गए। रात हुई तो मैं अपने पति से कहा कि आज बाहर खाना खाते हैं। यह सुनकर वह कहने लगे, यार आज तो नई नौकरानी रखी है, इसके हाथ का कुछ अच्छा खाने दो, कल बाहर खाना खा लेंगे। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया और मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, लगता है नई नौकरानी आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। यह सुनकर मेरे पति ने अपने कानों को हाथ लगाया और मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगे, यार मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, वह बेचारी खाना बना चुकी होगी, वह भी बेकार जाएगा। पति ने सफाई दी तो मैंने आगे बढ़कर इसका कान पकड़ लिया और उससे कहा, अच्छा वह आते ही बेचारी हो गई, इसका इतना ख्याल है, और मैं जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं नाराज होकर उससे दूर जा बैठी। मेरे पति की जान पर बन आई थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, मूड खराब मत करो, अभी खाना खाने चलते हैं और वापस आते हुए तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। ये सुनकर मैं हंसती और हम खाना खाने चले गए। हमें वापसी पर बहुत देर हो गई। मेरा पति तो फौरन बिस्तर में घुस गया, जबकि मैं किचन में आ गई, जहाँ पर सारी चीज़ धुली ढुलाई और सही से रखी हुई थी। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो खाने की खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चम्मच उठाकर मुंह में डाला तो मुझे खाने में इतना जायका लगा कि वाकई नौकरानी के हाथ में तो जादू है। मैंने फ्रिज बंद कर दिया और सोचा कि सुबह नाश्ते में खा लूंगी। हम नौकरानी को बोलकर नहीं गए थे, इसीलिए इस बेचारी ने हमारे लिए ज़्यादा खाना बना लिया था। तभी मुझे याद आया कि मैं नौकरानी के कमरे में भी देख लूं कि वह सो रही थी या नहीं। मैंने सुबह उसे उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वह सोने के लिए खुद ही चली गई। मैं किचन से निकली और नौकरानी के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। मैं देखना चाहती थी कि वह जाग रही थी या सो रही थी, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसीलिए मैं अपने कमरे में आई और सो गई। सुबह मेरी आंखें देर से खुली। मेरा जिस्म बहुत सुस्त हो रहा था, इसीलिए मैं नहाई बगैर बाहर निकल आई। नौकरानी किचन में थी। मैंने उससे मेरे पति ने नाश्ता कर लिया था। यह सुनकर उसने जवाब दिया, जी हाँ, आमलेट पराठा और चाय पी ली थी। रोज़ मेरे पति यही नाश्ता करते थे, इसलिए मैंने ये बात नौकरानी को बता दी थी। तभी मुझे जैत का ख्याल आया तो वह कहने लगी, हाँ उसने सिर्फ चाय पी थी, मेरा जैत नाश्ते में सिर्फ चाय पीता था और फिर कॉलेज चला जाता था। यह सब पूछकर मैं नौकरानी की तरह देखने लगी। आज भी वह बहुत ज़्यादा तैयार थी। उसने आज अपने बालों को खोल रखा था और लाल कपड़े भी पहने थे। उसने मुझे नाश्ते को पूछा तो मुझे रात वाली सब्जी याद आ गई। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रिज में रखी सब्जी गर्म करके चाय के साथ दे दो। यह सुनकर वह कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर खाना खाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्जी बना ली है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि हमारे घर में सब्जी वैसे भी ज़्यादा बनती है, हम सुबह नाश्ता भी उसी के साथ कर लेते हैं। यह सुनकर उसने मुझे सब्जी गर्म करके दी और कहने लगी, मैं आपका कमरा साफ़ कर देती हूँ। इसी वक्त मुझे याद आया, मैं उसे पूछूं, तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छा लगा था, बिस्तर अच्छा था ना? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ अच्छा था, लेकिन कमरे का वॉशरूम इतना अच्छा नहीं है। मुझे गर्म और ठंडा दोनों पानी से नहाना पसंद है, क्योंकि मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और ठंडे पानी से अपना सर धोती हूँ। यह कहकर वह किचन से निकल गई और मैं इसी बात पर हंसने लगी कि नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे घर की नौकरानी नहीं बल्कि महारानी हो। मैं सब्जी खाते हुए देर तक हंसती रही। इस दिन मैं थकी हुई थी, इसलिए मैंने दोपहर के वक्त नौकरानी को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मैं रात को बाहर गई थी, इसलिए मेरा जिस्म दर्द कर रहा है तो मेरी मसाज कर दो। ये सुनकर वह मेरे पास बेड पर बैठ गई और मसाज करते हुए कहने लगी, आप अपने पति से मसाज करवाया करें। ये सुनकर मैं शर्मा गई और उसने कहा, तुम हो तो कुंवारी, मगर तुमने ये बड़ी बेशर्म वाली बात कह दी। हैप! ये सुनकर वह हंसती और कहने लगी, मालकिन मैं घाट घाट का पानी पिए हुई हूँ,
इससे पहले कई घरों में काम किया है, कई मालकिन बदली हैं और उनके सारे राज यहाँ मेरे सीने में दफन है। ये सुनकर मेरा मन कर रहा था उससे मैं बातें पूछूं क्या। लड़कियां अपने पति से भी मसाज करवाती हैं? ये सुनकर वह बोली, बिल्कुल जी, अक्सर औरतें अपने पति से पैर दबवाती हैं, मसाज करवाती है, बल्कि आजकल तो अमीर मालकिन अपने नौकरों से भी मसाज करवाती हैं। यह सुनकर मुझे शर्म ही आ गई थी। यह नौकरानी कई घरों में काम करती आ रही है, इसलिए इसने यह सब होते हुए देखा होगा। इसके बाद वह देर तक मेरी मसाज करती रही। इसके बाद किचन में चली गई। रात हुई तो हम दोनों पति पत्नी लेट गए। मैंने पति की तरफ करवट ली और दर्द से करते हुए कहा कि आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा था कि आज रात उनसे मसाज करवा लूँगी, मगर मेरा पति ने मुझे डॉक्टर की बात कह दी तो अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ गया। पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनके पति यह काम भी कर देते होंगे। मैंने करवट ली। तभी मुझे याद आया कि नौकरानी से कह दूं कि वह मुझे दूध गर्म कर दे। मैं उठकर नौकरानी के कमरे तक गई। मैंने हल्की सी दस्तक दी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरे में थी ही नहीं। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैं किचन में जाने के बजाय अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह में जल्दी जाग गई, इसलिए अपने जेठ और पति के साथ नाश्ता किया। पता नहीं इस नौकरानी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। सुबह सवेरे नहा धोकर इतनी तैयार हो जाती थी जैसे वह शादीशुदा हो, और पति को दिखाने के लिए इतना सजती स्वरती हो। पता नहीं ये किसको दिखाने के लिए इतना सजती है। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं नौकरानी लग रही थी और वह मालकिन लग रही थी। मैंने बड़ा सा मुंह बनाया तो मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह सुनकर मैंने फौरन कहा, नहीं, आप ऑफिस जाए, मैं नौकरानी के साथ चली जाऊंगी। पति और देवर के जाते ही मैंने नौकरानी को साथ लिया और डॉक्टर के पास चली गई। इसने 2-3 दवाइयाँ लिख दी। वैसे डॉक्टर का तो बहाना था। मैं दरअसल बाजार से कुछ चीज़ खरीदना चाहती थी, इसलिए मैंने माही से कहा कि वह मेरे साथ बाजार चले। फिर हम एक दुकान में आ गए। मैं मेकअप का सामान देखने लगी, जबकि माही कपड़ों को देखने लगी। यह देखकर मैं जल गई। मैंने सोचा कि देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खरीद लेगी। मैं इसकी औकात पर हंसने लगी। मैंने दुकानदार से कहा कि वह मुझे यह चीज़ पैक कर दे। मैं पैसों पर दुकानदार के साथ बहस करने लगी, जबकि नौकरानी गायब हो गई। इसने अपने कंधे पर एक बैग रखा हुआ था जो कि पहले खाली लगता था, मगर अब मैं इस बैग की तरफ देखा तो मैं शक में पड़ गई, क्योंकि अब वह पूरा भरा हुआ था। मैंने इससे यह बात नहीं कही, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया। इसलिए घर आते आते मैंने फैसला किया कि मैं किसी बहाने से इसका बैग देखूंगी कि इसने बैग में क्या छुपाया हुआ था। घर आते ही वह अपने कमरे में चली गई ताकि इस बैग को कहीं छुपा सके। इसीलिए मैं भी इसके पीछे आ गई और बहाने से कहा कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, तुम किचन से पानी ले आओ, मैं दवाई अभी खा लेती हूँ। यह देखकर वह घबरा गई, बैग अपने बेड पर रखा और किचन की तरफ चली गई। मैंने उसके जाते ही बैग देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ही लाल रंग का लहंगा बैग के अंदर से दिख रहा था। यह लहंगा कम से कम 2000 का था। इस मामूली सी नौकरानी के पास 2000 कहाँ से आए जो उसने इतना कीमती लहंगा खरीद लिया। मैं हैरान परेशान इस लहंगे को देख रही थी। नौकरानी पानी लेकर आई तो मैंने झटपट बैग को बंद कर दिया और पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। तभी मुझे ख्याल आया और मेरा खून खौल गया, कहीं इस कमबख्त ने यह लहंगा वहाँ से चोरी तो नहीं कर लिया। ये सोचकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और खुद से कहा कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। यह नौकरानी तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाएगी। दिन भर मुझे इस बात पर गुस्सा आता रहा। रात हुई तो मैंने सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इन्हें यह बात बता दी तो कहेंगे इस चोर नौकरानी को फ़ौरन घर से निकाल दो। लेकिन इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, ये सोचकर मैंने उन्हें नहीं बताया। वैसे भी आज मेरे पति के सर में दर्द था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए चाय बना लो। ये सुनकर मैं किचन में जाने लगी। तभी मैंने सोचा कि नौकरानी से कह दूं कि वह चाय बना दे। इसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अंदर से लॉक था और इतनी दस्तक सुनकर भी इसने दरवाज़ा नहीं खोला था, तो मैं मजबूर होकर खुद किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय बनाने के बाद मेरे पति जल्दी सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए रात को मैं बहुत परेशान हुई। बार बार उठकर वॉशरूम जाना पड़ा।
आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी खिड़की से किसी को बाहर सहन में देखा। मैंने ध्यान दिया तो हैरान रह गई, क्योंकि वह नौकरानी थी और वह दुल्हन के रूप में थी। इसने वही लहंगा पहना हुआ था जो इसने सुबह चुराया था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। पता नहीं है ये नौकरानी थी या कोई चुड़ैल। मैं तो डर के मारे सो गई। सुबह किचन में नाश्ता करने गई तो नौकरानी पूछने लगी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। सब ठीक तो है? ये सुनकर मुझे रात वाला किस्सा याद आ गया। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूं। वह बेफिक्र होकर बर्तन धोने लगी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम पर कोई जिन्न भूत तो नहीं आते? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। मैं किसी को छिपकने नहीं देती, और वैसे भी जिन भूत चुड़ैल तो मुझे देखकर भी भाग जाते हैं। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि फिर वह कौन थी। मुझे इस नौकरानी पर शक था, इसलिए रात हुई तो मैंने फैसला किया, आज रात यह देखकर रहूंगी कि मेरी नौकरानी रात को अपने कमरे में होती भी है या नहीं। यह जानने के लिए मैंने शाम होते ही इसके कमरे की खिड़की खोल दी और इसके ऊपर पर्दा डाल दिया ताकि इस शक ना हो। रात हुई तो मैं अपने कमरे से निकली और नौकरानी के कमरे की खिड़की से अंदर कूद गई। कमरे में अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, मैं हैरान रह गई, क्योंकि बिस्तर ऐसे पड़ा था जैसे इस पर कोई इंसान कभी भी सोया तक ना हो। बिस्तर पर कोई सिलवट तक नहीं थी। बिस्तर पर अब तक वही चादर बिछी हुई थी जो मैं बिछा कर गई थी। इसका मतलब था कि यह एक रात अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी। इसलिए तो मैं जब भी इसके कमरे में आई, इसने अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं शक में पड़ गई। यह अपने कमरे में नहीं सोई तो कहाँ और किसके साथ होती है, यह बात जानने के लिए मैंने घर के तमाम कमरों की चाबियां उठाई और घर के तमाम कमरों को एक एक कर कर चेक करने लगी। तभी मैंने जेठ के कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोला तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि सामने मेरी नौकरानी मेरे जेठ के बिस्तर पर लेटी उससे मसाज करवा रही थी। यह देखकर मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने पति को भी बुला लिया। मेरे पति ने यह सब देखा तो अपने भाई को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे और कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि शादी कर लो, मगर तुमने हमेशा इनकार कर लिया। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा और सुबह होते ही तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा। यह सुनकर मेरा जेठ कहने लगा, मैं शादी कर चुका हूं और यही मेरी बीवी है। हम दोनों ने छुपाकर शादी की हुई है। माही मेरे प्यार में इतनी दीवानी थी कि अपने घर से भाग गई। हमने छुपकर शादी कर ली। पहले मैंने इसे फ्लैट में रखा हुआ था, मगर इसने मुझे कहा कि मुझे अपने घर ले चलो ताकि हम रात दिन एक दूसरे के पास हों। तब हमने यह नौकरानी वाला खेल किया और यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है, मगर इसने कोई गलत काम नहीं किया। इसने इस लड़की से शादी कर रखी है। यह इस रिश्ते से इसकी बीवी थी, इसलिए यह इसके साथ कुछ भी कर सकता है। अगले दिन मेरे पति ने उन दोनों का रिसेप्शन किया और सब लोगों को बता दिया कि मैंने अपने भाई की शादी कर दी है। कब वह नौकरानी मेरी जेठानी बन गई और मैं इससे काफ़ी दिन नाराज़ रही, क्योंकि एक तो अब मुझे अपने लिए दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी और दूसरा वह मुझसे खूबसूरत भी थी और काम भी ज़्यादा जानती थी, इसलिए घर में इसका पलड़ा भारी रहेगा। खैर, मेरे जेठ का घर बस गया था। इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आई थी और खूबसूरत इतनी कि सब लोग मुझे देखते थे। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक हैंडसम लड़का मिला। उसे देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी। धीरे धीरे मैंने उससे बात करनी शुरू कर दी। अब हम दोनों बहुत ही फ्रेंडली हो चुके थे। फिर हम दोनों ने एक दिन कहीं बाहर मिलने का प्लान बनाया। मेरा नाम पूजा है और मैं 20 साल की हूँ। और मैं बहुत अच्छे घराने से हूँ। मेरी माँ टीचर है और मेरे पिताजी की मेडिकल शॉप है। हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आज मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। यह कहानी एक सच्ची कहानी है जो मेरा निजी अनुभव भी है। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे
यह 4 महीने पहले की बात है। मैं बस से जा रही थी, तभी बस रुकी और एक हैंडसम लड़का बस में चढ़ा। उसे देखकर मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। वह बहुत ही हैंडसम था। अचानक बस रुकी और मेरे बगल में बैठी महिला उतरने लगी। वो लड़का मेरे बगल में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बात करने लगा। उसने मुझे अपना नाम सचिन बताया। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली आज मुझे किसी लड़के से बात करने का मौका मिला, क्योंकि पहले मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ बात नहीं की थी, इसलिए थोड़ी शर्म भी आ रही थी बात करते वक्त। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही अच्छे घर से है। उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। मैं उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी। सफर के दौरान हमने खूब बातें की। फिर मेरा स्टॉप आ गया और मुझे उतरना था, लेकिन सचिन मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैं पूरी रात उसके बारे में ही सोचती रही। फिर 1 महीने बाद एक दिन मैं बाजार गई थी, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। मैंने पलट कर देखा तो वो सचिन ही था। मैं बहुत खुश थी। फिर हमने साथ में खाना खाया। उसने मेरा नंबर मांगा तो मैंने बिना रुके उसे अपना नंबर दे दिया। उस दिन के बाद से हम रोज फोन पे बातें करने लगे। कभी कभी रात के 1 या 2 बज जाते। ऐसे ही 2 महीना बीत गया। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन हमने मिलने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी। मैंने जीन्स टॉप पहना। उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी। ब्लैक कलर का टॉप पहना। ब्लैक कलर का टॉप मैंने इसीलिए पहना क्योंकि मेरा रंग गोरा था। ब्लैक टॉप उस पर खूब जचता। फिर मैंने उसे फोन किया कि मैं तैयार हो गई हूँ। वह सामने से बोला, तुम रोड पर आ जाओ, और मैं रोड पर आ गई। फिर मैंने अपने सामने एक बाइक आते देखी तो वो सचिन था। मैं सचिन की ओर देखकर स्माइल की। उसने मुझे बाइक पे बैठाया और पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा जहाँ जाना है चलो। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पहले से ही तैयारियाँ पूरी थी, क्योंकि सचिन ने खाने पीने का अरेंजमेंट पहले से करवा दिया था। उसने मुझे जूस दिया और खुद भी पीने लगा। हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें की। उसने अपने घर परिवार के बारे में बताया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ना। लेकिन पता नहीं मैंने उसे क्यों मना कर दिया। मैंने सचिन से कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जबकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पता नहीं मैं उसे उस टाइम क्यों नहीं बोल पाई। अपनी सारी भावनाएं अपने मन में दबा कर रख ली, जबकि मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैं वहाँ से सीधा अपने घर आ गई और उसके बारे में सोचकर रोने लगी। मुझे यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि मैंने उसका कितना दिल दुखा दिया है। उसको कितना बुरा लगा होगा मेरी बातों से। सोच सोच कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसका गलती ही क्या थी, यही कि वह मुझसे प्यार करता है। प्यार तो मैं भी उससे करती हूँ, लेकिन मैं कहने से क्यों इतना डरती हूँ। मैं अपने प्यार का इजहार कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी सोच सोच कर कि मैंने सचिन का कितना दिल दुखा दिया। वह क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। भले ही मैं उस दिन भाग गई थी, पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वहाँ से जाने की क्या जरूरत थी। अगर मैं सचिन के साथ उस दिन ना जाती तो इन सब बातों की नौबत ना आती, और ऊपर से सचिन का चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था। मुझे सोच सोच कर रोना आ रहा था कि सचिन ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, सिर्फ मैं उससे बोलने से डर रही थी। दिमाग में एक अजीब तरह का डर था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई और बस करवटें बदलती रही। फिर किसी तरह रात गुजरी और सुबह उठी तो देखा कि सचिन ने मैसेज किया था। उसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो पूजा, प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे बात करो। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। देखो मुझे गलत मत समझना, एक बार बात कर लो। मैसेज पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मेरा मन हुआ कि दौड़कर उसके पास चली जाऊं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने ऐसा करके सचिन का
दिल दुखा दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस मुंह से उसके पास जाऊं। अब क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक दिन मैंने तय किया कि आज मैं उसे प्रपोज करूंगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को तैयार किया, पता नहीं मन में किस बात का डर था। फिर शाम को मैंने उसे फोन किया, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। मैं उससे मिलने गई, हम एक रेस्टोरेंट में मिले। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझे देखता ही रह गया। उस दिन मैंने सलवार और सूट पहना हुआ था, जिसमें मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब मैं उसके पास गई तो वह मुझे देखता ही रह गया। सचिन ने मुझे कहा कि पूजा तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये रूप मैंने तुम्हारा पहले कभी नहीं देखा। फिर मैं उसके पास गई और बोली क्या देख रहे हो। वो थोड़ा शर्मा गया और मुझे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। अब वह भी शायद समझ चुका था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ और शायद वो भी ये बात समझ गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसकी आंखों के आंसू साफ किया। सचिन बहुत ही इमोशनल हो चुका था। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात थी कि इतना प्यार करने वाला लड़का मुझे मिला। फिर हम दोनों अंदर गए और हम ने वहाँ खाना खाया। मैं फिर से घबरा रही थी कि पता नहीं हमारी यह बात शादी तक पहुँच पाएगी या नहीं, क्योंकि मैं अपने प्यार को अपनी शादी का रूप देना चाहती थी। वह एकदम से चुप हो गया। मैंने उससे पूछा सचिन क्या बात है। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उसकी आंखों में कुछ नमी थी। पता नहीं सचिन को क्या हो गया था। मैं एकदम उदास हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रही थी कि वह इतना उदास क्यों हो गया है। मैं यही सोच सोच कर पागल हो रही थी। आखिर क्या बात हो गई है। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से उसको क्या हो गया। सचिन ने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, ऐसे ही सब खाने पीने का सामान छोड़कर वो वहाँ से चला गया। पता नहीं उसके मन में क्या आया, लेकिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो रहा था। सचिन के दिमाग में अगर कोई बात थी तो उसे मुझे बोलना चाहिए था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, सब कुछ मेरे हाथ से फिसल रहा था। मैंने सचिन के दोस्तों से पूछा तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है, क्योंकि मेरी और उसकी हैसियत अलग अलग है। मैं अमीर घराने से हूँ और वह थोड़ा गरीब है। ऊपर से हम दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए उसके घर वालों ने उसे मना किया है। मेरे दिमाग में तो पहले कि यह बात थी कि शायद मेरे घर वाले भी मेरे रिश्ते से खुश नहीं होंगे, लेकिन मामला यहाँ तो उल्टा ही है। मुझे और मेरे घर वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक पढ़ा लिखा और समझदार दामाद चाहिए जो उनकी बेटी को खुश रख सके, और मुझे लगता है कि सचिन मेरे लिए सबसे अच्छा पति साबित होगा। यह जानने के बाद मैं सीधा सचिन के घर गई। पहले तो वो चौंक गए और बोले आप यहाँ कैसे, लेकिन फिर उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सीधे उनसे कहा कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। इस पर वो हैरान हो गए। उन्होंने मुझे अपनी मुश्किलें बताई, मैंने उन्हें समझाया और आखिरकार वो मान गए। अब सचिन की बारी थी। मैंने उससे बात करने के लिए अपने घर बुला लिया, क्योंकि मेरे घर वाले किसी की शादी में गए हुए थे और शाम से पहले लौटने वाले नहीं थे, इसलिए बात मेरे घर में अच्छे से हो पाती। मैंने तय कर लिया था कि आज तो मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैंने उसे फोन किया, वह मेरा फोन उठा नहीं रहा था। मैं बार बार उसे कॉल करती रही, लेकिन मेरे नंबर से उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं अपने दूसरे नंबर से उसे फोन किया, वह नंबर उसके पास नहीं था। जब उसने फोन उठाया तो मैंने उससे कहा कि फोन काटने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आज तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मेरे जोर देने पर मान गया। मैंने कहा अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूँगी और न ही तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगी। फिर सचिन बोला कि मैं रात को आऊंगा, क्योंकि दिन में उसका कॉलेज टाइम होता था और शाम का कोचिंग का टाइम होता था और रात का टाइम फ्री होता था। तो बोला कि तब आकर बात करूंगा। वह करीब 9 बजे आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी।
फिर मैं उसकी पसंद का खाना बनाया, जो कि देखकर बहुत खुश हुआ कि मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया है। मैं सचिन को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही मायूसी छाई हुई थी। पता नहीं सचिन को क्या हो गया था, बहुत ही अलग सा बर्ताव करने लग गया था। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो गया है। वो ना ही बात कर रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। फिर हमने खाना खाया। उसे मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया और बोला कि पूजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। मैं हंसकर बोली, हाँ क्यों नहीं, इतना तो टाइम पास कर ही लेती हूँ खाना बनाने में। मैंने उससे कहा, सचिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। सचिन ने कहा, हाँ बोलो पूजा, क्या बात है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी। पूजा, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन यह हो नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, वह खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे घर वाले मुझसे क्यों तुम्हारा रिश्ता करेंगे, मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। मैं बोली, सचिन ऐसी बातें क्यों बोलते हो, मुझे दौलत वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अच्छे दिल वाले से शादी करनी है, जो मुझे सुख रख सके। वह सब गुण मैं तुम में देखती हूँ। सचिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए स्पेशल मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया है कि मैं शांति से तुम्हारे साथ बात कर सकूं। सचिन बोला, पूजा यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। हमारे सर पर तुमको पता है ना कितना कर्जा है। जब मेरी बहन की शादी हुई थी तो हमने 7 लाख का कर्ज लिया था। मुझे और बाबूजी को पहले वह कर्ज को उतरना है। मैं पहले शादी के बारे में नहीं सोच सकता और पढ़ लिख कर मुझे अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। पता है उन्होंने कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया दिखाया है। अगर मैं उनका सहारा ना बन सका तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने का भी क्या फायदा है। मैं बोली, सचिन हम दोनों मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मुझे यह भी पता है कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। अब से फालतू का नाटक करना बंद करो और मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। सचिन चलो हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सचिन बोला, नहीं पूजा, पहले मुझे बाबा का कर्ज उतरना है, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में अभी अपने लिए कोई ख्याल नहीं है। मुझे पहले अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। मैं बोली, कोई बात नहीं, तुम जब तक कहो मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फाइनली उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। 3 साल नौकरी करने के बाद उसने अपने बाबा का सारा कर्ज चुका दिया। अब बारी थी हम दोनों के प्यार को शादी का नाम देने की। पूरे 3 साल बाद सचिन का फोन आया और बोला, पूजा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। फाइनली मेरे मन की मुराद पूरी हुई। सचिन अपने माँ बाप के साथ मेरे घर आया रिश्ते की बात करने और मेरे माँ बाप ने यह रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि उनकी फाइनली कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी थी। 2 महीने के बाद हमारी शादी तय हुई। फाइनली आज शादी का दिन भी आ गया और शादी बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई। मैं सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने सचिन के साथ अपनी जो खुशी देखी थी वो मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद मिली। दोस्तों कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैं एक जवान लड़का हूँ। एक दिन मेरी मुलाकात एक आंटी से होती है। आंटी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है और उनका पति हॉस्पिटल में एडमिट है। एक दिन आंटी और मैं, मेरा नाम सागर है, मैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं मेरे माँ बाप की इकलौती संतान था। इस वक्त मेरी उम्र 34 साल है। मेरी हाइट 5 फीट है। जब मैं छोटा था तभी मेरे पापा एक जमीनी विवाद में मारे गए थे। किसी तरह माँ ने मुझे पाला और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो माँ के साथ खेती करने में उनकी मदद करने लगा। मेहनत करने की वजह से मेरी अच्छी बॉडी बन गई थी और मेरी पर्सनालिटी एक अलग ही छाप छोड़ती है।
जब मैं 20 साल का हुआ तो माँ ने मेरी शादी पड़ोस के गांव में कर दी। माँ अब बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें बहू की ज्यादा जरूरत थी। मेरी शादी अच्छे से हो गई थी और आरती बहू बनकर हमारे घर आ गई थी। अगली सुबह मेरी आँख किसी के चिल्लाने की आवाज से खुली। मेरी पत्नी पहले ही उठ चुकी थी। मैं जैसे ही रूम से बाहर आया तो मैंने देखा कुछ आदमी मेरी माँ के पास खड़े थे। उनमें से एक आदमी माँ से कह रहा था कि अब तक यह जमीन मैं तेरे पति से नहीं ले सका, वह मैं अब लेकर रहूंगा। मैंने मेरे रिश्तेदार की बेटी से इसीलिए तेरे बेटे की शादी करवाई है। अब यह लड़की तुम्हारे खिलाफ दहेज और मारपीट का मुकदमा दर्ज करेगी, या तो तुम चुपचाप यह जमीन मेरे हवाले कर दो और यहाँ से कहीं और चले जाओ। मैंने देखा मेरी बीवी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अपनी बीवी को देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया। मैं और मेरी माँ समझ गए कि जिसे हम शादी हुई समझ रहे थे वो एक धोखा हुआ था हमारे साथ। मेरी माँ ने कहा कि मेरे जीते जी यह जमीन तुम्हें नहीं दूंगी। वे हमें अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चले गए और मेरी पत्नी को भी ले गए। रात में मुझे पुलिस उठा कर ले गई। दहेज और मारपीट के झूठे केस में जेल भेज दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज और मारपीट जैसे केस में जमानत करा लेते। बस थोड़ी बहुत जमीन ही थी हमारे पास, जिसपे हम खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। 5 साल कोर्ट में केस चला, मगर सबूतों के अभाव में मुझे रिहा करना पड़ा क्योंकि केस झूठा था। जेल में भी माँ ने मेरा धीरज नहीं टूटने दिया। मैं जेल में अपना समय काटने लिए कसरत करता था, जिसकी वजह से मेरी अच्छी बॉडी बन गई। बीते 5 सालों में माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और जेल से आने के कुछ दिनों बाद माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी ना कर सका। मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह गया था। अब मेरा गांव में भी कोई नहीं था। मैंने सबसे पहले वो घर और जमीन बेच दी, जिसकी वजह से आज मैं अकेला हो गया था और सब पैसा बैंक में जमा कर दिया और अगर किसी काम के लिए जरूरत होगी तो निकाल लूंगा। और दिल्ली आ गया और एक कपड़ा रंगाई की फैक्ट्री में काम करने लगा। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहाँ ज्यादा वर्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से मेरी सबसे अच्छी बनती थी। उन वर्करों में एक चाचा थे, उनका भी कोई नहीं था संसार में और ना कोई मेरा था। उनसे ज्यादा लगाव था मुझे, लेकिन वो ड्रिंक बहुत करते थे। शायद अकेलेपन की वजह से ज्यादा पीते थे। मैं 25 साल का हो गया था। भरपूर जवानी अकेले ही काट रहा था। मन तो मेरा भी बहुत होता था कि कोई मिले जिससे मैं शादी करके अपना घर बसा लूं। जेल से आए अभी 5 महीने ही हुए थे, इसीलिए अभी किसी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक दिन सुबह सुबह काम के वक्त चाचा ने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी और जहां गर्म पानी में कपड़ा रंगाई करते थे, चाचा उसी खोलते पानी में गिर गए। किसी तरह चाचा को पानी से बाहर निकाला, लेकिन वो कई जगह से जल गए थे। अभी तक फैक्ट्री मालिक नहीं आए थे और चाचा दर्द से चिल्ला रहे थे। उनकी तड़प मुझसे देखी ना गई और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया, जहां उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। पट्टी करने के बाद उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। मैंने यह बात फोन करके फैक्ट्री मालिक को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाचा के पास ही रहूं। मैं उनकी बात मान गया। मैंने चाचा से बात की तो उन्होंने कहा कि अब वो ठीक है। बहुत देर तक चाचा के पास बैठा रहा। मैं चाचा को सुबह 7 बजे हॉस्पिटल में लाया था और अब दोपहर के 12 बज रहे थे। सर्दी के दिन थे तो टाइम का पता नहीं लगा। मुझे अब भूख लगने लगी थी तो मैं चाचा से कुछ खाने के लिए बोल के हॉस्पिटल से बाहर आ गया। हॉस्पिटल के बाहर बहुत से खानों की रेहड़ी और दुकान लगी रहती और इन दुकानों पर बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि दूर दराज से आए लोगों को सस्ते में खाना और दूसरी जरूरत की चीजें मिल जाती है और फिर कोई अपने मरीज को छोड़कर दूर भी नहीं जा सकता। मैं खाने के ठेले पर गया, वहाँ भी भीड़ थी। मेरे आगे एक आंटी खड़ी थी। वो बार बार दुकानदार से 2 अंडों के ऑमलेट देने के लिए कह रही थी। मैंने आंटी के हाथ में 200 का नोट देखा था, जिसे वो बार बार दुकानदार की तरफ करके ऑमलेट देने के लिए कह रही थी। ऑमलेट लेने के बाद वो बाकी पैसे लिए बिना चल दी। मेरा खाना भी पैक हो गया था तो मैंने दुकानदार से कहा कि वो आंटी मेरे साथ है
और दुकानदार से आंटी के बाकी पैसे लेकर तेज कदमों से चलते हुए आंटी के करीब जाकर मैंने उनसे बोला कि आप शायद पैसे वापस लेना भूल गई थी। उन्होंने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और अपने पैसे लेते हुए बोली कि आज का टेंशन की वजह से कुछ याद नहीं रहता। मैंने उनके पैसे उन्हें देते हुए बोला कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वे बोली कि लगता नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप रोइए मत और उन्हें पीने के लिए पानी दिया और कहा कि आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ, क्योंकि बताने से मन हल्का हो जाता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और पास में बेंच थी उस पर बैठ गई। मैं भी उनके पास बैठ गया। मैंने पूछा कि आप यहाँ हॉस्पिटल में कैसे, तो वो बोली कि मेरा नाम रेखा है, मैं सतना से अपने पति को लेकर आई हूँ। मेरे पति की बहुत ज्यादा ड्रिंक की वजह से दोनों किडनी खराब हो गई और अब लास्ट स्टेज है। डॉक्टर ने कहा है कि अब कभी भी दुनिया छोड़ सकते हैं। कुछ देर रुक कर वे बोली कि अच्छा ही हो कि भगवान उन्हें उठा ले। आप ऐसा क्यों कह रही हो, जिसने जिंदगी भर कोई सुख ना दिया हो और अपनी सारी जिंदगी ड्रिंक के लिए गुजार दी हो। ना ये कभी अच्छे पति बन सके ना अच्छे पिता। ऐसे शख्स के लिए दिल से यही निकलता है कि भगवान उन्हें उठा ले तो अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी जैसे तैसे करके मैंने 1 साल पहले की थी, लेकिन उसके पति ने शादी के कुछ दिनों बाद तलाक दे दिया, क्योंकि मैं उनके द्वारा मांगा हुआ दहेज और रकम नहीं दे पाई। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। आपका बेटा पढ़ रहा है या कोई काम करता है? बेटा बचपन से ही बाप की ड्रिंक छुप छुप के पीने लगा था और आज बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वह भी सिर्फ ड्रिंक करता है और कुछ काम नहीं करता, कमा के देने के बजाय, और हमसे ही पैसे लेता है ड्रिंक के लिए। तो फिर आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? हम माँ बेटी मिलकर सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेते हैं, जिससे घर का खर्चा चल जाता है। हम लोग बात कर ही रहे थे कि आंटी का फोन आ गया। उनका कीपैड का फोन था, फोन पर धागा लगा हुआ था, मतलब फोन टूटा था। उन्होंने स्पीकर मोड पे डाल के बात की थी। उधर से उनकी बेटी की आवाज आई जो कह रही थी, मम्मी मकान मालकिन आई है, वह कह रही है कि उनको दूसरे किराएदार मिल गए हैं जो टाइम से किराया दिया करेंगे, इसलिए या तो इनका पूरा किराया दो वरना घर खाली कर दो। आंटी ने कहा कि उनसे कहो कि 2-3 दिन में पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, जब मैं आ जाऊंगी तब बात करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि आंटी को ना तो पति का प्यार मिल सका और ना ही बेटे का कुछ सुख मिला और ना दामाद अच्छा मिला। मैंने सोचा अगर मैं उनके कुछ काम आ सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझ अनाथ को भी एक परिवार मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी मेरा कोई नहीं था। मैंने सोचा अगर रेखा मुझे एक प्रेमी के तौर पर अपनाएगी तो मैं जीवन भर एक सच्चे प्रेमी की तरह उनका साथ दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी और उनकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। वह मुझसे 8 साल बड़ी थी और कहीं ना कहीं वह पति के प्यार से भी वंचित थी, और अगर मुझे दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी तो मैं उनकी तलाकशुदा बेटी को अपना लूंगा और एक दामाद के रूप में उनकी मदद करता रहूंगा, और नहीं तो एक बेटे की तरह उनकी सेवा करूंगा और उनके कांटेक्ट में हमेशा रहूंगा। मैं अपनी यही सब सोच में उलझा हुआ था। उधर आंटी ने अपनी बेटी से बात करके फोन काट दिया और बोली कि बातों बातों में बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना चाहिए, और उठकर जाने लगी। मैं भी उनके साथ चलने लगा। पहली बार आंटी को मैंने ध्यान से देखा था। उनकी हाइट भी 5 फीट थी और रंग गोरा था। चलते चलते मैंने उनसे पूछा कि आपके पति किस वार्ड में हैं? तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मेरे साथ वाले चाचा भी उसी वार्ड में भर्ती थे। बात करते करते हम वार्ड के अंदर आ गए। मैंने देखा आंटी के पति का बेड चाचा के बेड से 4 बेड छोड़कर था। मैंने चाचा को खाना खिलाया और खाने के बाद उनको मेडिसिन दी। आंटी ने भी अपने पति को आमलेट खिला दी और मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के थोड़ी देर बाद चाचा सो गए और आंटी के पति भी सो गए।
सर्दी के दिन थे तो वार्ड के अंदर बैठे बैठे मुझे हल्की ठंड महसूस हुई तो मैंने चाय पीने की सोची। मैं आंटी के पास जाकर उनसे चाय के लिए पूछा तो पहले तो वो मना करने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली कि चलो। हॉस्पिटल के अंदर ही बनी कैंटीन से मैं चाय ले आया और एक बेंच पर धूप में बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे पापा को और अब कैसी तबीयत है उनकी। तो मैंने बताया कि ये मेरे पापा नहीं है, ये तो मेरे साथ काम करते हैं और इनके परिवार में कोई नहीं है, इसलिए इलाज के लिए यहाँ ले आया। उन्होंने पूछा तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम कहाँ के हो। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी कहानी बता दी, जिसे सुनकर वो बोली कि सागर तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। तुम निस्वार्थी दूसरों के काम आते हो। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपके मकान का किराया देना चाहता हूँ। मैंने सुन लिया कि अगर तुमने मकान का किराया नहीं दिया तो तुम्हें मकान खाली करना पड़ जाएगा। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती क्योंकि हम अभी मिले हैं और मैं तुम्हें जानती भी नहीं। फिर मैं कैसे आपके पैसे दूंगी। मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। बेशक हम अभी मिले हैं पर तुमने मुझे और मैंने तुम्हें अपनी सब बात बता दी। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी अगर तुम जैसा मेरा अच्छा दोस्त हो। तो फिर दोस्ती के नाते ही मुझे आपकी मदद करने दीजिए। बहुत इनकार के बाद वह मान गई। मैंने पूछा कितना किराया है। वो बोली 6 महीने हो गए, 3000 रुपए महीना किराया है, टोटल 18,000 हो गए हैं। आप चिंता ना करें, मैं शाम के टाइम जाऊंगा और एटीएम से पैसे निकाल लाऊंगा। बहुत देर हम इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर आ गए और अपने अपने मरीजों की देखरेख में लग गए। अब रेखा आंटी मेरे साथ काफी खुल गई थी और बीच बीच में मेरी तरफ देखकर स्माइल कर देती। शायद मेरी आंखों में उनके लिए प्यार को उन्होंने देख लिया था। मैं भी उसकी तरफ स्माइल कर देता था। थोड़ी देर बाद मैं चाचा को बताकर फैक्ट्री आ गया क्योंकि सर्दी का टाइम था। मैं अपनी जैकेट वगैरह लेने आया था। जब मैं आंटी से बात कर रहा था तो मैंने नोट किया था कि जैसे उन्होंने 3-4 दिन से कपड़े नहीं बदले या शायद उनके पास बदलने के लिए कपड़े हैं ना हो। मैं मार्केट गया और उनके लिए रेडीमेड 2 जोड़ी सलवार कमीज और एक स्मार्टफोन खरीदा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनका चेहरा बता रहा था कि वो मेरा ही इंतजार कर रही हैं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई थी। मैंने थोड़ी देर चाचा से बात की और आंटी को इशारा करके बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो भी बाहर आ गई। मुझे पता था कि वह आसानी से फोन नहीं लेंगी। मैंने उनके हाथ में कपड़ों की पॉलिथीन देते हुए कहा कि अगर आप वाकई मुझे अपना दोस्त समझती है तो यह सामान स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने पॉलिथीन मेरे हाथ से लेते हुए उसमें से कपड़े और फोन निकाल कर देखा और बोली, आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और शादीशुदा भी हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़ी हो या आप शादीशुदा हो, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार को एक पुरुष रूपी छत की जरूरत है और वह छत मैं बनना चाहता हूँ। वो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी अकेला हूँ इस संसार में, मुझे भी एक परिवार चाहिए और आपको भी सहारे की जरूरत है। तो क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बोलकर मैं जाने लगा तो आंटी ने मुझे जाने नहीं दिया और कहा, सागर मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं मिली जितनी खुशी तुम मुझे देना चाहते हो। इसलिए डर रही हूँ कि कहीं ये खुशी चंद पलों की ना हो, कहीं तुम भी मुझे छोड़ ना दो जैसे मेरी बेटी को उसके पति ने छोड़ दिया। जिसे जिंदगी ने धोखा दिया हो वो किसी को क्या धोखा देगा। मैंने उनसे कहा कि आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए और अपना फोन मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी सिम इस फोन में डाल दूं। उन्होंने मेरी बात मान ली और कपड़े बदलने के लिए वार्ड में बने बाथरूम में चली गई। तब तक मैंने उनकी सिम चेंज कर दी। जब वो बाहर निकली तो मैं देखता रह गया। पर्पल कलर के सलवार कमीज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब शाम हो गई थी तो
खाना लाने के बहाने आंटी और मैं बाहर आ गए। मैंने उन्हें न्यू फोन दिया। फोन लेकर वो बोली कि यह तो मुझे चलाना भी नहीं आता। फिर मैं वहीं बैठकर उन्हें थोड़ा बहुत फोन चलाना सिखाया। जब मैं उन्हें फोन चलाना सिखा रहा था तब मैंने उनसे बहुत सारी दिल की बातें की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुराने लगी। हम जहाँ बैठे थे वहाँ से लोग आ जा रहे थे। वो बोली कि रोड के उस पार होटल है, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, चलो वहीं से खाना लाएंगे। शाम के 8 बज गए थे। ठंड का मौसम था, इसीलिए रोड सूना पड़ा था। मैंने आंटी से कहा कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। शायद वो मुझसे यही सुनने का इंतजार कर रही थी। आंटी ने बताया कि रात को वार्ड में नींद नहीं आती, क्योंकि रात भर मरीज शोर करते हैं और हॉस्पिटल बड़ा होने की वजह से 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए ज्यादातर लोग हॉस्पिटल में बने टीन शेड के नीचे या हॉस्पिटल में बने छोटे छोटे पार्कों में, जहां सुकून शांति मिले, वही सो जाते हैं। वो कई दिन से हॉस्पिटल में थी, इसलिए उन्हें ये सब पता था। मेरे पास बिस्तर नहीं था, पर आंटी के पास बिस्तर था और कंबल उनके पास एक था। तो मैं तुरंत रोड पार से एक नया कंबल लेकर आ गया। जो जहाँ सोता था वो अपना बिस्तर पहले ही उस जगह रख देता था ताकि कोई और इस जगह न आ जाए। आंटी ने अपना बिस्तर हॉस्पिटल के जनरेटर रूम के बाहर लगाया, क्योंकि अभी 9 बजे थे और उनको काफी नींद आ रही थी और अभी हॉस्पिटल में लोग जाग रहे थे। बिस्तर लगाने के बाद मैं और आंटी चाय पीने के लिए बाहर आ गए। बाहर आकर आंटी ने अपने घर फोन किया और अपनी बेटी से कहा कि भगवान के शुक्र से मकान के किराए का इंतजाम हो गया है और मैंने एक टच वाला फोन लिया है। उनकी बेटी ने पूछा कि कैसे और कहां से लिया फोन, तो आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अभी तो बस इतना समझो कि भगवान ने किसी को मदद के लिए भेजा है हमारी मुश्किलें आसान करने को, बाकी मैं तुम्हें वहीं आकर बताऊंगी। बहुत देर बात करने के बाद आंटी ने फोन काट दिया। रात के 10 बज गए थे। फिर हमने अंदर आकर एक नजर उनके पति और चाचा पर डाली। वार्ड में 1-2 को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे। मैंने भी जनरेटर रूम के बाहर अपना बिस्तर लगा लिया और दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया और घंटों तक बातें करते रहे। मैं सारी रात वहीं बैठा रहा, क्योंकि हॉस्पिटल में शोर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब सुबह के 6 बज चुके थे और उठते ही मैंने देखा कि आंटी नहीं थी। फिर मैंने देखा कि वो वार्ड में खड़ी रो रही थी। तो मैं दौड़ता हुआ वार्ड में गया तो देखा कि उनके पति की डेथ हो चुकी थी। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कर भी क्या सकते हैं। आंटी वहाँ से चली गई थी। फिर 1 महीने बाद आंटी से बात हुई और उन्होंने मिलने को बोला, तो मैंने उनसे 2 दिन बाद मिलने का टाइम दिया। फिर आंटी आई और बोली कि वो उससे शादी करना चाहती है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आंटी ने मुझसे टाइम मांगा। अभी 1 साल तक वो शादी नहीं कर सकती। 1 साल बाद हमने शादी की, उनको अच्छा पति मिला और मुझे भी परिवार मिल गया और उनकी बेटी के लिए हमने अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। अब हम सब अपने घर में बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।